गुड इवनिंग दोस्तों। कल हम लोग पढ़ रहे थे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के दो स्रोत थे, प्रत्यक्ष स्रोत तथा अप्रत्यक्ष स्रोत। तो ये हम लोग कल पढ़ लिए थे कल वाले वीडियो में। आज उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे कि अलग अलग विद्वानों के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटा गया है। तो हम लोग एक विद्वान के अनुसार पढ़े थे, स्वेस महोदय के अनुसार, जिन्होंने रासायनिक संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा था, सियाल, सीमा, नीफिर। उसके बाद हम बताए थे, ये कल वाले वीडियो में बताए थे। उसके बाद आज बताते हैं कि भूकंपीय आधार पे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटा गया है। भूकंपीय आधार पे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटा गया है। यानी भूकंपीय आधार पे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटा गया। तो ये भी 3 भागों में बांटा गया है, स्थल मंडल, दूसरा है पायरोस्फीयर, तीसरा है बैरिस्फीयर। भूकंपीय आधार पे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है, स्थल मंडल, पायरोस्फीयर, उसके बाद बैरिस्फीयर, पायरोस्फीयर, उसके बाद बैरिस्फीयर। अब हम लोग देख लेते हैं कि अलग अलग स्थल मंडल क्या है, उसके बाद पायरोस्फीयर क्या है, उसके बाद बैरिस्फीयर क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं स्थल मंडल। स्थल मंडल जो है यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। जो स्थल मंडल है यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। यह 100 किलोमीटर तक पाई जाती है, 100 किलोमीटर तक। यानी स्थल से लेके यानी धरातल की सतह से लेके कितना 100 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसमें जो पाई जाती है ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता होती है, चट्टानों की अधिकता इस परत में यानी स्थल मंडल में क्या ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता होती है। तथा इसका जो घनत्व होता है 3.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। इसका जो घनत्व होता है 3.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। इसमें सिलिका तथा एल्युमिनियम तत्वों की अधिकता होती है। स्थल मंडल में जो है सिलिका तथा एल्युमिनियम तत्वों की अधिकता होती है। यह ग्रेनाइट चट्टानों की बनी है, या इसमें ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता होती है और ये कितने 100 किलोमीटर तक पाई जाती है। उसके बाद हम लोग दूसरा देख लेते हैं पायरोस्फीयर। दूसरा है पायरोस्फीयर। ये जो होती है 100 किलोमीटर से लेके 2880 किलोमीटर तक। पायरोस्फीयर जो पाई जाती है यह बीच की परत है, यानी मध्य की परत है। ये 100 किलोमीटर से लेके 2880 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसमें बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता होती है। इस परत में पायरोस्फीयर परत में कौन सी बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता होती है। तथा इसका जो घनत्व होता है 5.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर होता है। जो इसका घनत्व पाया जाता है 5.6 ग्राम प्रति ग्राम सेंटीमीटर। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें सिलिका तथा मैग्नीशियम। इस परत में यानी पायरोस्फीयर में सिलिका तथा मैग्नीशियम तत्वों की अधिकता पाई जाती है। और इसकी गहराई कितनी है 100 किलोमीटर से लेके 2880 किलोमीटर तक। अब हम लोग तीसरी परत देख लेते हैं और सबसे निचली परत बायोस्फीयर।
तीसरी परत है और सबसे निचली परत है बायोस्फीयर। इसका जो गहराई होती है 2880 किलोमीटर से लेके 6371 किलोमीटर तक। इसकी जो गहराई होती है 2880 किलोमीटर से लेके 6371, यह पृथ्वी के केंद्र तक। ठीक, ये इसका घनत्व जो होता है 11 से लेकर 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। इसका जो घनत्व होता है 11 से लेकर 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। इसमें इस परत में निकिल तथा फेरस, इस परत में निकिल तथा फेरस तत्व के पाए जाते हैं। इसमें निकिल तथा फेरस तत्व पाए जाते हैं। यह पृथ्वी की सबसे निचली परत है। अब हम लोग फिगर द्वारा देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, तो इसको जो सबसे बाहरी परत है ये 3 हो गया। तो ये हो गया स्थल मंडल, स्थल मंडल। मध्यवर्ती परत हो गई, ये वाली परत हो गई पायरोस्फीयर, और ये वाली परत, केंद्र वाली परत हो गई निचली से परत बायोस्फीयर। ये वाले जो सबसे बाहरी परत है, ये जो सबसे बाहरी परत है स्थल मंडल हो गया, जो 0 से लेके 100 किलोमीटर तक पाई जाती है। दूसरी या बीच वाली परत जो हो गई वो है पायरोस्फीयर, जो 100 से लेके 2880 किलोमीटर तक पाई जाती है। और उसके बाद है तीसरी परत जो है बैरिस्फीयर, ये 2880 किलोमीटर से लेके 6371 किलोमीटर तक पाई जाती है। अब हम लोग देख लेते हैं कि आधुनिक मत के अनुसार, यानी आधुनिक मत के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटा गया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि आधुनिक मत के अनुसार यह नवीन संकल्पना, यह किसी एक विद्वान द्वारा नहीं दी गई है। इसमें कई देश के कई सारे विद्वान थे, और उसके बाद शोध के माध्यम से बताया गया है कि पृथ्वी की आंतरिक, वो शोध कौन सा है, ये IUGG, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स, इसमें रिसर्च किया गया था। और उसके बाद बताया गया है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। अब हम लोग एक एक देख लेते हैं कि क्रस्ट, मेंटल, कोर। पहले हम फिगर से समझ लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं। हम लोग देख लेते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना आधुनिक संकल्पना के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक है। अब उसके बाद देखिए, ये पृथ्वी है। जैसे पृथ्वी का अगर हम लोग एक हिस्सा निकालें यहां से, इस प्रकार यहां से निकाला गया है, तो यही फिगर क्या है, उसके बड़ा के रूप में दिखाया गया है। ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं कि सबसे ऊपरी परत क्या है, क्रस्ट है, उसके बाद मेंटल, उसके बाद कोर। यहां से हम लोग देख लेते हैं, ये 700 किलोमीटर, ये 2900 किलोमीटर, ये 5150 किलोमीटर, और ये 6371 किलोमीटर। ठीक। जो क्रस्ट है पृथ्वी की क्या है, सबसे बाहरी परत है। जो क्रस्ट है पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है, जो 0 से लेके 30 किलोमीटर तक जो क्रस्ट पाया जाता है, 0 से लेके 30 किलोमीटर तक। क्रस्ट को क्या किया गया है, 2 भागों में बांट दिया गया है। क्रस्ट को 2 भागों में बांट दिया गया है, एक ऊपरी क्रस्ट, एक निचला क्रस्ट। क्रस्ट को 2 भागों में बांट दिया गया है। ये वाला हिस्सा हो जाता है ऊपरी क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट, और नीचे वाला हिस्सा हो जाता है निचला क्रस्ट। ऊपरी वाला हिस्सा क्रस्ट को क्या 2 भागों में बांट दिया गया है, ऊपरी वाले हिस्से को ऊपरी क्रस्ट तथा निचले वाले हिस्से को निचला क्रस्ट। अब ये जैसे बांटा गया है तो कुछ तो आधार होगा, ठीक है। जैसे एक
रेखा द्वारा क्या किया जा रहा है, अलग कर दिया जा रहा है कि ये ऊपरी क्रस्ट है और ये निचला क्रस्ट है। ऊपरी क्रस्ट का घनत्व तो क्या होता है, अलग होता है, 2.9 होता है, और निचला क्रस्ट का घनत्व जो होता है 3 होता है। तो घनत्व के आधार पर क्या किया गया है, 2 भागों में बांट दिया गया है। ठीक, तो जो जिस रेखा द्वारा अलग होती है, जिस रेखा द्वारा अलग होती है उसे हम लोग बोलते हैं, ये जिस रेखा द्वारा अलग होती है इसको हम लोग बोलते हैं कोनाड असंबद्धता। जो ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट जिस रेखा द्वारा अलग होती है, जिस सीमा द्वारा अलग होती है उसे हम लोग बोलते हैं कोनाड असंबद्धता। अब देखिए यहां से 30 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक ये मेंटल का भाग है। 30 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक ये मेंटल का भाग है। इसको भी क्या किया गया है, 2 भागों में बांट दिया गया है। ठीक, इसको भी क्या किया गया है, 2 भागों में बांट दिया गया है। इसको बोलते हैं ऊपरी मेंटल और इसको बोलते हैं निचली मेंटल। ये हो जाती है ऊपरी मेंटल और ये हो जाता है निचला मेंटल। मेंटल को भी क्या 30 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक पाई जा रही है, तो इसको क्या किया है, 2 भागों में बांट दिया गया है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। अब हम लोग देखते हैं कि क्रस्ट और मेंटल जिस सीमा द्वारा अलग होती है, यहां से देखिए, यहां से ये वाला हिस्सा क्या है, क्रस्ट का है ये, और यहां से क्या है, इसके नीचे से क्या है, मेंटल की स्टार्ट हो रही है यहां से। तो ये भी एक सीमा द्वारा अलग होती है जिसे हम लोग बोलते हैं, यहां से इस रेखा द्वारा अलग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मोहरोबिक, मोहरोबिक असंबद्धता। इसको हम लोग बोलते हैं मोहरोबिक असंबद्धता। ठीक, अब उसके बाद ये क्या है, 30 किलोमीटर पे पाई जा रही है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऊपरी मेंटल तथा निचला मेंटल, इसको भी क्या किया गया है, 2 भागों में बांट दिया गया है। तो ये भी क्या है, एक सीमा द्वारा अलग हो रही है। देखिए यहाँ पे एक सीमा द्वारा अलग होती है, तो इसको बोलते हैं हम लोग रेपटी, रेपटी असंबद्धता। ये जो 700 किलोमीटर पे है, 2 भागों में बांटी गई, एक सीमा द्वारा अलग हो रही है जिसे बोलते हैं रेपटी असंबद्धता। उसके बाद यहाँ 2900 किलोमीटर तक मेंटल पाया जा रहा है। उसके बाद नीचे से क्या हो रहा है, 2900 किलोमीटर के बाद क्या, कोर स्टार्ट हो जा रहा है। तो मेंटल और कोर, मेंटल और कोर के बीच में एक रेखा द्वारा ये भी अलग हो रही है। मेंटल और कोर ये भी क्या है, एक सीमा द्वारा अलग हो रही है जिसको हम लोग बोलते हैं कोनाड, जिसको हम लोग बोलते हैं गुटेनबर्ग असंबद्धता। 2900 किलोमीटर पे ये मेंटल और कोर द्वारा जो अलग हो रही है उसे बोलते हैं गुटेनबर्ग असंबद्धता, या इसे का एक और नाम है विचर्ड असंबद्धता। इसका एक और नाम है विचर्ड असंबद्धता। उसके बाद कोर को भी क्या देख रहे हैं हम लोग, 2 भागों में बांटा गया है, तो इसको बोलते हैं बाह्य कोर और इसको बोलते हैं आंतरिक कोर, आंतरिक कोर। कोर को भी क्या 2 भागों में बांट दिया गया है, बाह्य कोर और उसके बाद आंतरिक कोर। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि बाह्य कोर और आंतरिक कोर भी क्या एक रेखा द्वारा अलग हो रही है जिसको हम लोग बोलते हैं 5150 किलोमीटर पे, जिसको हम लोग बोलते हैं लेहमन असंबद्धता, असंबद्धता। जिसको हम लोग बोलते हैं लेहमन असंबद्धता। उसके बाद ये क्या 6371 किलोमीटर। तो ये है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। क्रस्ट 0 से लेके 30 किलोमीटर तक, मेंटल यानी 30 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक, तथा 2900 किलोमीटर से लेके 3100 6371 किलोमीटर तक। तो ये हो जाती है कोर। ठीक, क्रस्ट को 2 भागों में बांट दिया गया है, ऊपरी क्रस्ट निचला क्रस्ट एक सीमा द्वारा अलग होती है जिसे कोनाड असंबद्धता बोलते हैं। उसके बाद
मेंटल को भी दो भागों में बांट दिया गया है, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल। ये भी एक सीमा द्वारा अलग हो रही है जिसे हम लोग बोलते हैं रेपटी असंबद्धता। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कोर को भी क्या किया गया है, दो भागों में बांट दिया गया है, बाह्य कोर, आंतरिक कोर। तो ये भी जिससे रेखा द्वारा अलग हो रही है, जिस सीमा द्वारा अलग हो रही है, उसे हम लोग बोलते हैं लेहमन असंबद्धता। अब इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्रस्ट क्या है, मेंटल क्या है, कोर, अलग अलग हम लोग पढ़ लेते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं क्रस्ट। ठीक, तो यह पृथ्वी की क्या है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत। यह पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है जो 0 से लेके 30 किलोमीटर तक पाई जाती है। ठीक, जो क्रस्ट पाया जाता है महासागरों के नीचे। ठीक है, इसकी मोटाई क्या होती है, कम होती है। वहीं महाद्वीपों के नीचे इसकी मोटाई क्या होती है, अधिक होती है। महासागरों के नीचे सामान्यतः होती है 5 किलोमीटर और वहीं महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर होती है। कहीं पर्वतीय क्षेत्र है, अगर कहीं पर्वत है, ठीक है, तो वहां पे इसकी मोटाई क्या है, लगभग 75 से 100 किलोमीटर तक भी हो सकती है। 75 से 100 किलोमीटर तक कहीं कहीं पे जैसे पर्वत पाए जा रहे, जहाँ पे पर्वत पाए जा रहे हैं, तो वहां पे क्या है, क्रस्ट की जो मोटाई होती है बढ़ जाती है, 75 से लेके 100 किलोमीटर तक होती है। वहीं महासागरों की तली, महासागरों की तली से लेके हम लोग क्रस्ट वो मानते हैं, तो क्रस्ट की मोटाई महासागरों के नीचे कितनी होती है, 5 किलोमीटर होती है। वहीं पे महाद्वीपों पे इसकी मोटाई औसतन 30 किलोमीटर होती है, और जहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र पाए जाते हैं वहाँ पे इसकी मोटाई कितनी होती है, 75 से लेके 100 किलोमीटर तक भी हो सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्रस्ट को क्या है, दो भागों में बांट दिया गया है, ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट। ठीक, उसके बाद ऊपरी क्रस्ट का घनत्व जो है 2.9 है और निचला क्रस्ट का घनत्व 3 ग्राम है। ऊपरी क्रस्ट का घनत्व 2.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर, वहीं निचला क्रस्ट का घनत्व 3.0 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि घनत्व ये जो बढ़ रहा है 2.9 से 3 ग्राम, ये क्या है, दबाव के कारण बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे 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 बताया कि दबाव जैसे जैसे बढ़ता है घनत्व क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो ये जो क्रस्ट का घनत्व जैसे अंतर पाया जा रहा है, थोड़ा बहुत अंतर पाया जा रहा है, तो वो किसके कारण है, दबाव के कारण है। इसमें क्या होता है, अगर पी तरंगे भूकंप आती है, पी तरंगे आती हैं, तो इसमें गति क्या होती है, थोड़ा कम रहती है। इसमें गति 6.1 रहती है और इसमें गति कितनी हो जाती है, 6.7। तो ये हो गया क्रस्ट। और बताए थे ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को जिस रेखा द्वारा अलग किया जाता है वो क्या है, कोनार्ड असंबद्धता। ठीक है, अब दूसरा हम लोग पढ़ लेते हैं मेंटल। उसके बाद दूसरा है मेंटल। हम लोग देखते हैं ये कितना, 30 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक पाया जाता है। मेंटल जो होता है 30 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक पाया जाता है। इसमें बताया है कि जो क्रस्ट और मेंटल को जिस रेखा द्वारा अलग होती है वो कौन सी है, मोहरोबिक, मोहो असंबद्धता बोलते हैं। ये मोहरोबिक एक विद्वान थे, ठीक है, जिन्होंने इसकी खोज की थी, तो इसी अपने नाम पे ही क्या रख दिए थे इन्होंने, मोहो असंबद्धता। ठीक है, इसमें जो भूकंपी तरंगों की गति क्या होती है, बढ़ जाती है। पी तरंगों की गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, 7.9 से लेके 8.1 हो जाती है। इसकी गति जो होती है 7.9 से लेके 8.1 तक होती है। उसके बाद बताएं इसको क्या दो भागों में बांट दिया गया था, ऊपरी मेंटल तथा निचला मेंटल। ऊपरी मेंटल तथा निचला मेंटल। ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल जिस रेखा द्वारा अलग होती है वो 700 किलोमीटर पे अलग होती है, 700 किलोमीटर पे अलग होती है, जिसे हम लोग बोलते थे रेपटी असंबद्धता। रेपटी असंबद्धता द्वारा अलग होती है। हम लोग ये देखते हैं कि जैसे इसमें भूकंपों की गति कितनी है, 7.9 से लेके 8.1। बीच में क्या होता है, 100 किलोमीटर से लेके 200 किलोमीटर तक भूकंपी तरंगों की गति क्या होती है, थोड़ा मंद पाई जाती है, 7.8।
ठीक है। भूकंपी तरंगों की गति क्या हो जाती है, मंद पाई जाती है। जैसे हम बताए थे कि भूकंप की पी तरंगे जो होती हैं ठोस माध्यम में अत्यधिक तेज चलती हैं, द्रव माध्यम में उससे कम, अथवा गैस माध्यम में यानी द्रव माध्यम में क्या होती हैं, कम चलती हैं। तो इसमें गति क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। तो इसका मतलब क्या है, 100 से 200 किलोमीटर के बीच तरल पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, 100 से 200 किलोमीटर के बीच स्टेनोस्फीयर बोलते हैं, यहीं पे लावा पाया जाता है। लावा यहीं से क्या होती है, ज्वालामुखी की उत्पत्ति, ज्वालामुखी का उद्गार जो होता है तो यहीं से जो लावा मैग्मा निकलता है, ठीक है, मैग्मा, तो यहीं से क्या होती है, इसकी उत्पत्ति होती है मैग्मा, 100 से 200 किलोमीटर के बीच। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेनोस्फीयर। इसे हम लोग बोलते हैं स्टेनोस्फीयर या निम्न जोन का मंडल, या निम्न जोन का मंडल, निम्न जोन का मंडल, इसे निम्न जोन का मंडल बोला जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, अगली परत देख लेते हैं क्रस्ट, कोर, सॉरी, इसके बाद हम लोग तीसरी परत देख लेते हैं कि कोर। अब हम लोग देख लेते हैं कोर। बताए थे कि ये भी क्या है, कोर को भी दो भागों में बांटा गया है, ऊपरी कोर, बाह्य कोर या आंतरिक कोर। अब बताए थे कि मेंटल और कोर, मेंटल और कोर को जिस रेखा द्वारा अलग होती है उसे बोलते हैं गुटेनबर्ग। ये कितना 2900 किलोमीटर तक, 2900 किलोमीटर तक पाया जाता है, और कोर का जो विस्तार है कितना 2900 किलोमीटर से लेके 6371 किलोमीटर तक। अब हम लोग देखते हैं कि मेंटल, मेंटल का भाग क्या है, पूरे पृथ्वी में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगर हम लोग द्रव्यमान की बात करें तो मेंटल का जो द्रव्यमान होता है, मेंटल का द्रव्यमान ये 68% होता है। अगर द्रव्यमान की बात करें तो 68% होता है। वहीं आयतन की बात करें तो ये होता है 83%। पूरे पृथ्वी की अगर द्रव्यमान की बात करें तो मेंटल का भाग कितना आता है 68%। वहीं आयतन की बात करें पूरे पृथ्वी की आयतन की तो 83% भाग क्या होता है, मेंटल पाया जाता है। और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि जो कोर का आयतन है, कोर का आयतन ये पाया जाता है 16%। वहीं इसका द्रव्यमान जो देखते हैं ये होता है 32%। पूरी पृथ्वी का कोर का हिस्सा देखते हैं तो आयतन में देखते हैं तो कितना 16% है, वहीं द्रव्यमान में देखते हैं तो 32% है। ये जैसे बताए थे कि कोर को भी क्या दो भागों में बांट दिया गया है, बाहर कोर, आंतरिक कोर। बाह्य कोर और आंतरिक कोर जिस रेखा द्वारा अलग होती है उसे लिहमन असंबद्धता बोलते हैं, असंबद्धता, लिहमन असंबद्धता बोलते हैं। इसमें है कि पी तरंगे जो भूकंपी पी तरंगों की गति क्या होती है, इसमें अचानक से बढ़ जाती है। जैसे कि पूरे क्या है, ये ठोस है, इसमें पी तरंगों की गति क्या होती है, बढ़ जाती है। 11 से लेकर 13.6 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाती है। इसमें पी तरंगों की जो गति होती है वो 13.6 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाती है। तो ये था पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसको 3 भागों में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। अब इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।